आज जो है मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगी आप लोगों को कम्युनिकेशन की। ओके। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन से हमें हासिल क्या है। कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके हम लोगों को क्या मिलता है, क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन का यूज हम लोग करते हैं खुद को अपडेट रखने के लिए अपने आसपास की इंफॉर्मेशन से, और डिसीजन मेकिंग में भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन में हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। फिर जो हम स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ग्रुप में हम यूज करते हैं ना, जो टीम मेंबर्स होती है वो आपस में जो है एक दूसरे को अपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है, उनके काम का प्रोग्रेस क्या है वो बताती हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट होते हैं ग्रुप में। तो एक ग्रुप जो है स्मूथली फंक्शन करता रहे, इसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। उसके अलावा मोटिवेशन और मोरल में हेल्प होता है, कंट्रोल में हेल्प होता है, कल्चरल प्रमोशन में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन में होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो चार किस्म के होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग जो होता है उसके स्किल्स होते हैं जो कि हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। लिसनिंग भी एक स्किल है जिसमें कि हम एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग के बारे में आपने सुना होगा। एक्टिव लिसनिंग होती है और पैसिव लिसनिंग होती है। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि बंदे फोकस से जो है सुन रहे होते हैं, बात को अटेंशन के साथ बातों को सुना जाता है, और इसमें पार्टिसिपेशन भी लिया जाता है कि एक बंदा कुछ बोल रहा है तो सामने वाला जवाब भी दे रहा है उसका। वो होता है एक्टिव लिसनिंग, कि उसमें पार्टिसिपेशन भी है और अटेंशन भी बना हुआ है। पैसिव लिसनिंग में अटेंशन भी एब्सेंट होता है और पार्टिसिपेशन भी एब्सेंट होता है, और पैसिव लिसनिंग को हियरिंग भी कहते हैं, कि हम फकत बात को सुन रहे हैं लेकिन उसके माना को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे हैं अपने जहन में। हमारे आसपास की बहुत सारी आवाजें ऐसी होती हैं जो हमारे कान में जा रही होती हैं लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज मुस्तकिल होती रहती है लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो पैसिव लिसनिंग होता है जो कि सिर्फ हियरिंग होता है। ठीक है, अब देखिए कम्युनिकेशन के दूसरे भी फंक्शंस हैं जो कि ब्रॉडर फंक्शंस हैं। उन्हें हम कहते हैं मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं कम्युनिकेशन के फंक्शन से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। पहला है इमोटिव फंक्शन। हम जो अपने इमोशन को कम्युनिकेट करते हैं ना, वही होता है इमोटिव फंक्शन। जो हमारी बातों में हमारे चेहरे से जो इमोशन जाहिर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल पे ओ माय गॉड जब हम बात के दरमियान में बोलते हैं, या ओह नो अफसोस जताने के लिए जो हम बोलते हैं, तो वो इमोटिव फंक्शन हो जाता है कम्युनिकेशन का। दूसरा है डायरेक्टिव फंक्शन। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो हो गया कम्युनिकेशन का डायरेक्टिव फंक्शन। उसके बाद है फैटिक फंक्शन। देखें, सोशलाइज करने के लिए जब हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम किसी को हेलो कर रहे हैं, कैसे हैं आप, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। तो ये जो कन्वर्सेशन स्टार्टर होता है ना, किसी को ग्रीट करना, किसी से मुखातिब होना, वो फैटिक फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का। एक और क्या चीज होती है इसमें, जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो दरमियान में ये चेक करने के लिए कि हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है या नहीं, हम बीच में चेक करते हैं ना कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अच्छा आप मुझे देख रहे हैं, ये सारी सवालात जो होते हैं ये भी फैटिक फंक्शन ही कहलाता है कम्युनिकेशन का। फैटिक फंक्शन से होता क्या है कि सोशल रिलेशंस जो होते हैं वो री इन्फोर्स होते हैं, और जो कम्युनिकेशन होती है वो एक्नॉलेज होती है। ठीक है, अगला है पोएटिक फंक्शन। ये एक एस्थेटिक फंक्शन होता है लैंग्वेज का। कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना किसी भी बात की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जब होता है तो वो कहलाता है पोएटिक फंक्शन।
जैसे कि जब हम कहते हैं अशोक दी ग्रेट, बजाय इसके कि हम कहें ग्रेट अशोका, तो सुनने में क्या होता है, अशोका दी ग्रेट ज्यादा अच्छा लगता है। तो हालांकि मीनिंग उसका वही होता है। तो ये जो अच्छा लगने के लिए हम बातों का तोड़ फोड़ करते हैं ना, वो पोएटिक फंक्शन कहलाती है। जैसे कि शायरी वगैरह जो होती है वो इसी में आती है। अगला है रिफरेंशियल फंक्शन। ये सिंपल है कि जब भी हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम मैसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो रेफरेंशियल फंक्शन कहलाती है। उसके बाद है मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करके किसी दूसरे लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको हिंदी या उर्दू ऑलरेडी आती है, तो उसका इस्तेमाल करके जब आप इंग्लिश को सीख रहे होते हैं, तो वो मेटा लिंग्विस्टिक और फंक्शन कहलाएगा। या फिर किसी लैंग्वेज का जब हम ग्रामर सीख रहे होते हैं, तो लैंग्वेज हमें पहले से आती है, अब हम उस लैंग्वेज के बारे में उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सीख रहे हैं, तो वो मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन कहलाएगा लैंग्वेज का। ठीक है। अगला जो है वो कंटेक्सचुअल फंक्शन। किसी भी मैसेज में, इंफॉर्मेशन में, जब उसके कंटेक्स्ट को शामिल किया जाता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था ना, कि एक मैसेज के साथ साथ उसका कंटेक्स्ट भी जो है कन्वे होता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन का कंटेक्स्ट भी जब कन्वे होता है कम्युनिकेशन में, तो उसे कंटेक्सचुअल फंक्शन कहते हैं कम्युनिकेशन का। और ये आखिरी है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है फॉर्मूला या सेट ऑफ रूल। किसी भी चीज के फॉर्मूला को ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, फॉर्मूलाज होते हैं छोटे छोटे, तो वो ह्यूरिस्टिक कहलाते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है कि जब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, या कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, नया नॉलेज गेन करते हैं, तो वो होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि एक बच्चा होता है जिसने अभी अभी बोलना सीखा है, जुबान सीखी है। अब वो क्या होता है कि वो अपनी आसपास की चीजों को पहचानना शुरू करता है, कि भाई ये कलम है, ये कुर्सी कहलाती है, इसे दीवार कहते हैं, ये घर होता है। तो वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जो नए नए कंसेप्ट को सीख रहा है ना, तो वो कम्युनिकेशन का ह्यूरिस्टिक फंक्शन हुआ, जिसमें कि लैंग्वेज को यूज करके हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को में नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या नई चीजें सीख रहे हैं। अब देखिए कुछ और फंक्शंस भी हैं कम्युनिकेशन के। पहला है डेनोटेशन। डेनोटेशन जो होता है वो किसी भी लफ्ज का लिटरल मीनिंग होता है। जो डिक्शनरी डेफिनेशन होता है, लफ्जी माना जिसको कहते हैं, वो होता है डेनोटेशन किसी भी लफ्ज का। जैसे स्नेक का मतलब होता है सांप, सीधा सीधा अंग्रेजी से हिंदी में उसका मीनिंग हो गया कि सांप। या फिर हम कह सकते हैं कि एनी ऑफ न्यूमरस स्केली लेगलेस क्रिएचर, sometimes venomous reptiles having a long tapering cylindrical body and found in most tropical and temperate regions। ये क्या हो गया कि ये किताबी एक डेफिनेशन हो गया स्नेक का। तो किसी भी वर्ड के लफ्जी माना को डेनोटेशन कहते हैं, और किसी भी लफ्ज के इंटेंडेड मीनिंग को कोनोटेशन कहते हैं। ठीक है, कोनोटेशन हो गया किसी भी लफ्ज का इंटेंडेड मीनिंग। जैसे कि जब हम किसी को गधा कहते हैं, तो हमारे कहने का मतलब बेवकूफ होता है, फलाना शख्स गधा है। अगर किसी को बेवकूफ कहना हो, गधा कह दिया, तो हम उसे जानवर नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद जो कहने का है वो बेवकूफ है। तो वो हो गया उस लफ्ज का कोनोटेशन, द इमोशनल सजेशन रिलेटेड टू दैट वर्ड। ठीक है, जैसे कि द वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड एविल और डेंजर। ठीक है। अगला है सिमुली। सिमुली में क्या होता है कि जब दो मुख्तलिफ चीज़ों को हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, और फिर जो है उसके दरमियान में लाइक एज या लाइक वर्ड का यूज करते हैं, तो वो सिमुली होता है। जैसे कि हम कहें कि मेरी दोस्त ऐसी खूबसूरत है जैसे कि गुलाब। हाँ, तो हमने जैसे के लफ्ज का इस्तेमाल किया है, यानी लाइक एज वर्ड का यूज किया है। शी इज ब्यूटीफुल एज, लाइक एज रोज, शी इज ब्यूटीफुल लाइक रोज। तो यहाँ पे दो चीजों का, दो मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन हुआ है, बीच में लाइक एज जोड़ करके वो सिमुली कहलाएगा। और वहीं पे अगर हम लाइक एज नहीं डालें,
तो वो मेटाफर कहला जाएगा। ठीक है। इट इज विदाउट यूजिंग अ वर्ड लाइक एज और लाइक। जैसे कि मैं कहूँ कि फलाना शख्स गधा है, तो मैंने लाइक का इस्तेमाल नहीं किया। गधा और उस शख्स को कंपेयर किया है और मैंने कह दिया कि फलाना शख्स गधा है, और वहां पे लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो मेटाफर हो गया। ठीक है, समझ गए हैं? तो ये हो गए हमारे कम्युनिकेशन के फंक्शंस। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिटेल में बता दूंगी। मैंने एक ओवरव्यू दिया था, लेकिन उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत तो नहीं है, थोड़ी बहुत और है, वो मैं आज मुकम्मल कर देती हूँ। जब हम कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं चैनल के बेसिस पर, तो वो हमारा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन हमें मालूम है, जिसमें लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन का फर्दर डिवीजन होता है ओरल कम्युनिकेशन और रिटेन कम्युनिकेशन। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोगों को वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन का कंफ्यूजन हो जाता है। उन्हें लगता है वर्बल का मतलब जुबान से बोली गई बातें, लेकिन नहीं, वर्बल वो होता है जहाँ पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और लिखने में और बोलने में दोनों ही जगह वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम देखें, ओरल कम्युनिकेशन में कुछ और चीजें भी हैं जो कि वर्बल तो नहीं होती हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। उन्हें कहते हैं पारा लैंग्वेज। वो कहलाती हैं पारा लैंग्वेज। ये चीजें क्या होती हैं, ये साउंड या वॉइस से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जिनमें होता है पिच एंड वैल्यू, वॉल्यूम, रेट और क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। पिच एंड वॉल्यूम क्या होता है कि आवाज की जो तेजी होती है, ऊंची आवाज में बोलना, धीमी आवाज में बोलना, वो होता है पिच एंड वॉल्यूम। रेट होता है कि जल्दी जल्दी बोलना या आहिस्ता आहिस्ता बोलना, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो कितने ज्यादा निकल रहे हैं या कितने कम निकल रहे हैं। और क्लैरिटी हो गया कि हम जो लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ साफ प्रोनाउंस हो रहे हैं या वो आपस में गिडमिड हो गए हैं। ठीक है। ये सारी चीजें भी जो है आपके अल्फाज के साथ साथ कम्युनिकेट करती हैं चीजों को। मान ले कोई जो है बहुत घबराहट में है, तो वो बातों को जल्दी 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 बोलेगा। तो अगर कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है, तो उससे आप समझेंगे या तो वो बहुत एक्साइटेड है या वो बहुत घबराया हुआ है। कोई बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है, किसी को जैसे हम डांटते हैं ना ऊंची आवाज में, तो पता चलता है ना हमें कि कोई ऊंची आवाज में बोल रहा है, मतलब वो गुस्सा कर रहा है। तो गुस्से का इजहार हो रहा है उसकी ऊंची आवाज से। तो पिच, वॉल्यूम, रेट एंड क्लैरिटी आर टर्म्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ पारा लैंग्वेज। ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में एक बात होती है, रिटन कम्युनिकेशन फर्दर हैव टू डायमेंशंस सच एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन वो होता है कि जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो, एक इदारे के अंदर जो आपस में मेंबर्स या एम्प्लॉयज जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या पब्लिक से, लोगों से अगर कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो वो एक्सटर्नल कहलाएगा। एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन। अब देखें, ये इवन द ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर बोथ इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात है ऑर्गेनाइजेशन में, ये बाज दफा ओरल भी होती है। ठीक है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं रिटन कम्युनिकेशन के। जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन को एडिट करना या रिवाइज करना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत ओरल के, और इसमें एरर के चांसेस भी काफी कम होते हैं, क्योंकि इंसान सोच समझ करके लिख रहा होता है बातों को। और रिटन कम्युनिकेशन का जो है रिकॉर्ड रखना आसान है, बोली गई बातें बोली और खत्म हो गई जैसा मामला हो जाता है उनके साथ। और रिटन कम्युनिकेशन के साथ यह है कि इसे पूरी तरह से समझ करके अप्रोप्रिएट फीडबैक देने का भी मौका मिलता है इसमें। अच्छा, निमोनिक आप लोगों को मालूम क्या होता? निमोनिक जो होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को, कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को
याद रखने का एक तरीका होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को बता दूं ये, कि रेनबो होता है ना, रेनबो में कलर्स के ऑर्डर्स होते हैं, है ना। उन्हें याद रखने के लिए हम इंग्लिश में इस तरह से विबग्योर याद रखते हैं, कि पहले वायलेट होते, फिर इंडिगो होते, फिर ब्लू होते, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ये जो विबग्योर हुआ ना, उसके ऑर्डर को याद रखने के लिए ये निमोनिक हुआ। तो किसी चीज के अ, किसी लिस्ट को या लार्ज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टेप्स, स्टेजेस, पार्ट्स, फेजेस, बहुत सी चीजों के होते हैं ना, बहुत सारे स्टेज होते हैं। अब जैसे कम्युनिकेशन का बहुत सारा टाइप है, तो अगर आप इन टाइप्स को याद रखने के लिए ऐसा ही सा कोई कोड बना लें, तो वो कहलाएंगे निमोनिक। ये जेराल्ड आर मिलर हैं, इन्होंने जो है इस पर रिसर्च की थी, और इन्होंने ये बात बताई थी कि मेमोरी जो है वो, उसमें उन्होंने मैजिकल नंबर दिया था 7 + -2। उन्होंने कहा कि 5 से 9 ये नंबर है जो कि मेमोरी को आसान बनाता है। कोई भी चीज अगर 5 हो या 9 हो तो उसे याद रखना ज्यादा आसान होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर किसी चीज के 5 से 9 स्टेप्स हो, तो वो आप ज्यादा आसानी से याद रख सकते हैं बनिस्बत इसके कि किसी चीज के 3 स्टेप हो या किसी चीज के 15 स्टेप हो। ठीक है। तो ये चीज उन्होंने दी थी, और फिर चीजों को याद रखने के लिए उन्होंने ये निमोनिक्स का एक तरीका बताया था। यहाँ पे एग्जाम्पल में है, जैसे कि ब्रास इज एन एक्रोनिम फॉर हाउ टू शूट अ राइफल। ब्रेथ, रिलैक्स, एम, साइट, स्क्वीज। यानी कि पहले ब्रीदिंग करें, फिर आप रिलैक्स हो जाएं, फिर जो है निशाना लगाएं, फिर उसको देखें, और फिर ट्रिगर दबाएं। ठीक है। ये इसको याद रखने के लिए ये निमोनिक है। उसके बाद वो वर्बल कम्युनिकेशन था, फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं। यानी कि हर वो चीज जो जिसमें लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होता है और वो कुछ कम्युनिकेट कर रही है, वो नॉन वर्बल हो गई। इसमें क्या चीजें होती हैं? अपीयरेंस, यानी कि एक शख्स ने कैसा कपड़ा पहना हुआ है, वो किस तरह का दिख रहा है, इससे पता चलता है कि अ, वो शख्स किस किस्म का है या वो कौन है। जैसे कि अगर हम एक हॉस्पिटल में जाएं और वहां किसी शख्स को उजला कोट पहने हुए देखें, तो हम समझ जाएंगे ये डॉक्टर है ना। तो ये उसकी अपीयरेंस, उसकी क्लोथिंग से जो है ये कम्युनिकेट हो रहा है कि उसका प्रोफेशन क्या है। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जेस्चर और पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से किसी चीज का कम्युनिकेट होना। तीसरा है साउंड, यानी कि पैरा लैंग्वेज। अभी जो हमने देखा कि किस तरह वॉइस टोन, वॉल्यूम और स्पीच के रेट से जो है बातें कम्युनिकेट होती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक कहते हैं किसी भी एक्सक्यूज मी मैम, जी साउंड जी। नॉन वर्बल में कैसा आएगा? साउंड नॉन वर्बल में कैसे आएगा? ओके। साउंड में जो है हम वॉइस के टोन की बात कर रहे हैं, कि आप कितनी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। साउंड से मतलब आवाज का है, अल्फाज का नहीं है। ठीक है। किसी भी चीज का वॉल्यूम कितना ज्यादा है और कितना जल्दी जल्दी आप बोल रहे हैं। कभी कभी हम हड़बड़ हड़बड़ बोल रहे होते हैं ना, जैसे अभी मैं बोलने लग जाऊं ऐसे जल्दी 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 जल्दी, तो वो हुआ रेट, स्पीड हुई स्पीच की, है ना। ये सारी चीजें हैं साउंड में। पारा लैंग्वेज को साउंड कहा जा रहा है, वॉइस से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। ओके। स्टैटिक, हाँ, इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर जो है स्टैटिक और डायनामिक में डिवाइड किया गया है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और डायनामिक वो होता है जिसमें तब्दीली आती रहती है। ठीक है। स्टैटिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहला है डिस्टेंस, इसको प्रोक्सिमिक्स भी कहते हैं। ठीक है। दो लोगों के दरमियान जब वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उनके दरमियान कितनी दूरी है, कितना फासला है, इससे भी चीजें कम्युनिकेट होती है। अगर दो लोग जो है बहुत
करीब खड़े होकर के बातें कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि वो बहुत ही क्लोज लोग हैं। अगर वो फासले पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो हमें समझ आएगी कि वो दो अजनबी हैं। ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस से कम्युनिकेट हो रहा है। दूसरा है ओरिएंटेशन, यानी कि दो शख्स जो है वो आपस में किस तरह से आमने सामने हैं। वो फेस टू फेस है या साइड टू साइड है या बैक टू बैक है। एग्जाम्पल के लिए ले लें कि कोऑपरेटिंग पीपल आर लाइकली टू सिट साइड बाय साइड। अगर दो लोग मिल करके कोई काम कर रहे होंगे तो वो बगल बगल में खड़े होंगे। और कॉम्पिटिटर्स फ्रीक्वेंटली फेस वन अनदर। अगर दो लोगों के दरमियान कंपटीशन चल रहा हो तो वो क्या होगा कि आमने सामने बैठे हुए होंगे। ठीक है। अगला है पोस्चर। एक इंसान जो है अपने जब बैठा हुआ है तो वो पाँव पे पाँव चढ़ा करके बैठा हुआ है, या उसने जो है दोनों हाथों को ऐसे मोड़ करके वो बैठा हुआ है, जैसे होता है ना हाथ बांध करके बैठना या खड़े होना। तो वो सारी चीजें पोस्चर होती हैं। तो वो भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करती हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी को आप में दिलचस्पी नहीं बात करने की तो वो कुछ इस अंदाज में खड़ा होगा कि उसका रुख आपकी तरफ नहीं होगा और उसने हाथ बांधे हुए होंगे। अगर कोई आपकी बात सुनने में दिलचस्पी ले रहा होगा तो वो हाथ खोल करके और रुख आपकी तरफ करके खड़ा होगा। ये चीज जो है साइकोलॉजी में कही जाती है। तो ये पोस्चर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है आपका इंटरेस्ट होना या ना होना। चौथी चीज है फिजिकल कांटेक्ट, यानी टच। किसी ने आपके पीठ पर थपकी मारी है तो आपको उस टच से एहसास हो जाएगा कि वो आपको शाबाशी दे रहा है या आपकी पिटाई कर रहा है ना। इसके अंदर आते हैं शेकिंग हैंड्स, टचिंग, होल्डिंग, एम्ब्रेसिंग, पुशिंग, पैटिंग। जब हम किसी से गले मिलते हैं तो हम मोहब्बत में गले मिल रहे हैं या गुस्से से गले मिल रहे हैं, उसका भी पता चल जाता है फिजिकल कांटेक्ट से। ठीक है। इसके बाद है डायनेमिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। ये तो हर वक्त बदलता रहता है ना, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। हम बात कर रहे हैं, हर सेंटेंस हर लफ्ज के साथ हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल रहा है। जेस्चर्स, यानी कि हमारे हाथ हिलाने का अंदाज, हैंड मूवमेंट्स। जैसे जैसे हम बातें करते हैं अपने हाथ हिलाते जाते हैं। अगर कोई बहुत गुस्से में होता है तो उसने जोर से मुट्ठी बांधी हुई होती है। अगर कोई घबराया हुआ होता है तो वैसे हाथों को मल रहा होता है या अपनी उंगलियां बजा रहा होता है। तो ये जेस्चर है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद होता है लुकिंग, यानी कि आई मूवमेंट से जो है कुछ कम्युनिकेट करना। इसको ऑक्यूलेसिक्स भी कहते हैं और आइकॉनिक भी कहते हैं। क्वेश्चन में इस किस्म के टर्म्स आते हैं, इसको याद रखना होगा। कम्युनिकेटिंग थ्रू आईज कहलाता है ऑक्यूलेसिक्स या आइकॉनिक। आइकॉनिक जब होगा तो यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगा ये, यानी कि आंखों का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट किया जा रहा है। विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि टू डायमेंशनल इमेजेस, यानी 2D इमेजेस जो होते हैं, साइंस होते हैं, टाइपोग्राफी होती है, ड्राइंग होती है, ग्राफिक डिजाइन होता है, कलर होता है, इलस्ट्रेशन होता है। अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है 7 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है पैरालिंग्विस्टिक, उसको वोकलिक्स भी कहते हैं, है ना। वॉइस से रिलेटेड वो होता है इसलिए उसको वोकलिक्स कहते हैं या साउंड कह सकते हैं हम। दूसरा है काइनेसिक्स, यानी कि हमारी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड चीजें। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स को हम टच भी कहते हैं। अम्म, इसको लिख देती हूँ यहाँ पर कि हैप्टिक्स का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग थ्रू टच। कम्युनिकेटिंग थ्रू टच। उसके बाद है फोनेमिक्स। फोनेमिक्स जो होता है वो वोकैलिक्स से ही रिलेटेड होता है। फोनेमिक्स में मेनली हम जो क्लैरिटी की बात करते हैं ना, आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड की, वो आ जाते हैं फोनेमिक्स में। उसके बाद है ड्रेस एंड अपीयरेंस, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद है क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स जो होता है वो
टाइम से रिलेटेड होता है। कई बार क्या होता है कि टाइम से भी कुछ कम्युनिकेट होता है। मैंने किसी से कोई सवाल किया, वो बहुत देर देर से जवाब दे रहा है, अब या तो वो मसरूफ है या वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे सवाल का जवाब देने में। तो ये जो इंटरेस्ट का ना होना या मसरूफ होना पता चल रहा है, ये उस वक्त के गैप से पता चल रहा है। तो यहाँ पे टाइम कम्युनिकेट कर रहा है ये चीजें। और आइकॉनिक जो आंखों से हो। ठीक है। काइनेसिस का मैंने बोली ना मैं फिर। ओके। काइनेसिक्स जो होता है, अच्छा मैं बताती हूँ अभी ये देखें। काइनेसिक्स जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। और इसी में पोस्चर भी होगा। ठीक है। पोस्चर, जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि बॉडी मूवमेंट की वजह से जो होता है। लेकिन यहाँ पे आंखों को आप छोड़ दें। ठीक है। आंखों को छोड़ करके जिस्म के दूसरे आज़ा से जो कम्युनिकेशन होता है, वो काइनेसिक्स कहलाता है। ठीक है ना। इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल है। मेहराबियन ने एक कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूं। तो चलो यहीं पे बना देते हैं। उन्होंने कहा था कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें हमारा वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज दोनों मिल करके कम्युनिकेट होता है। 7%, 38% और 55%। उन्होंने कहा कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7% होते हैं। जब हम एक जुमला बोल रहे हैं तो उसमें अल्फाज का रोल जो है वो सिर्फ 7% है। और 38% रोल होता है वॉइस का, पारा लिंग्विस्ट का। ठीक है। और 55% रोल जो होता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज का। समझ रहे हैं। तो वर्बल हुआ इतना सा हो गया पारा लैंग्वेज, और बाकी सारा हो गया काइनेसिक्स। ये हो गया काइनेसिक्स, ये हो गया पारा लैंग्वेज, और ये हो गया वर्बल। ये किसने कहा? ये मेहराबियन ने कहा। इसे मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन जो होता है वो मिक्स होता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का। ठीक है। बाकी रिसर्च आगे बताती हैं कि जो हम आंखों से देखते हैं, देख करके जो है वो 87% कम्युनिकेशन, यानी जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें आंखों का रोल 87% होता है, कान का जो है वो 7% होता है, और स्मेल जो है वो 3.5 होता है, और टच 1.5 होता है, और टेस्ट 1 होता है। ये तो तब होता है ना जब हम पर्सनली चीजों को आसपास एक्सप्लोर कर रहे हो और कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये उसमें ये सारी चीजें होती हैं। मतलब जब हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो ये परसेंटेज होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को गेन करने के। चले। अगला डिवीजन जो है वो ये यहाँ पे वो चैनल वाला हो गया कंप्लीट, और ये अब शुरू होता है पर्पस एंड स्टाइल, जिसमें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये हमने जितना पढ़ा था इसमें बस उतनी ही बातें आती हैं। इनफॉर्मल के अंदर हमने ये लैटरल, डायगोनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड सब पढ़ लिया था। इसमें जो नई बात है वो है कम्युनिकेशन नेटवर्क की। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप होता है, कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं 4 किस्म के। चेन होता है, व्हील होता है, सर्कल और ऑल चैनल। इनमें से चेन और व्हील जो है ये फॉर्मल है, और सर्कल और ऑल चैनल जो है ये इनफॉर्मल नेटवर्क है कम्युनिकेशन का। देखिए चेन में क्या होता है कि एक प्री प्लान्ड सीक्वेंस होता है। चेन नेटवर्क में एक प्री प्लान्ड सीक्वेंस होता है।
इसमें पहले से तय है कि कौन शख्स किससे कम्युनिकेट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को। डाउनवर्ड अपवर्ड में हायरार्की होती है ना, उसमें तय होता है कि एक शख्स जो है वो अपने ऊपर या अपने नीचे के ही शख्स को कम्युनिकेट कर सकता है, वो बिल्कुल टॉप पे जाकर के कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो वहां पे एक हायरार्की है। चेन में भी वही होता है, एक हायरार्की होती है, एक सेट पैटर्न होता है कम्युनिकेट करने का। और व्हील में क्या होता है कि एक लीडर होता है सेंटर पे, ठीक है, और वो जो है सबको मैसेज दे रहा होता है और सबसे मैसेज ले रहा होता है सारे दूसरे मेंबर्स से। और इसमें जो है मेंबर्स का आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। व्हील नेटवर्क को स्टार भी कहते हैं, ये याद रखना है। क्योंकि ये स्टार के शेप का है, इसलिए इसको स्टार कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसका कभी कभी तस्वीर जो है इस किस्म का भी रहता है, जिसमें के लीडर जो होता है वो सेंटर पे होता है और इधर जो है सारे मेंबर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे एक कॉलेज का प्रिंसिपल है जो कि 1 to 1 सारे डिपार्टमेंट के एचओडी से जो है कम्युनिकेट करता है। एचओडी आपस में नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, बल्कि वो प्रिंसिपल को मैसेज दे रहे हैं और प्रिंसिपल जो है उन एचओडीज को मैसेज दे रहा है, ठीक है। अब इनफॉर्मल में आता है सर्कल। सर्कल में क्या होता है, हियर मेंबर कम्युनिकेट्स इनफॉर्मली विथ एडजॉइनिंग मेंबर। अब देखें, सर्कल जिस ग्रुप सर्कल नेटवर्क जिस ग्रुप में यूज होता है, जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप इनफॉर्मल हो, ठीक है। अब जैसे आप कहें कि चेन और व्हील जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक फॉर्मल सेटिंग में ही यूज हो रहा है, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। और सर्कल जो है वो कम्युनिकेशन पैटर्न तो इनफॉर्मल है, लेकिन ये जिस सेटिंग में यूज हो रहा है वो फॉर्मल हो सकती है। ये आमतौर से वैसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जैसे कि स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, जिसमें 3-4 लोगों ने मिल करके एक कोई कंपनी खोली है, ठीक है। वो आपस में पार्टनर्स हैं, उन सब ने एक साथ बराबर का काम किया है। अब हो सकता है कि उनके दरमियान में हायरार्की हो सकता है कोई शख्स हो जिसका रोल दूसरे के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसे ज्यादा काम करना पड़ता हो, वो दूसरों को जो है ऑर्डर्स दिया करता हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सारे पार्टनर्स हैं। तो उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन का पैटर्न होगा वो इनफॉर्मल होगा। तो उसमें क्या होता है कि अपने बाद वाले आगे या पीछे के शख्स से ये कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसा ऑटोनोमस टीम के साथ काम करता है। ऑटोनोमस टीम उसको कहते हैं जो कि अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेती है, उसको कोई हकाने वाला नहीं होता है, बल्कि वो खुद जिम्मेदार होती है अपने रोल के लिए, अपने काम के लिए। उसके बाद है ऑल चैनल नेटवर्क। ये जो है ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल होता है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मल लीडर नहीं होता है और ना ही किसी किस्म का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसमें हर शख्स से एक तरह से कम्युनिकेट कर पा रहा है, सब लोग एक जैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के पैटर्न्स। इसके बाद है, ये आपका हो गया, अच्छा, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया है, वर्बल नॉन वर्बल हो गया है, और तीसरा जो है वो हमारा है पर्सनल और इंट्रापर्सनल, है ना। रिलेशनशिप के बेसिस पर कम्युनिकेशन का डिवीजन। तो इंट्रापर्सनल में हम जानते हैं कि वो एक विद इन एन इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डायडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। डायडिक का मतलब होता है दो लोगों के दरमियान। डायडिक का मतलब ही होता है कि जो दो लोगों के दरमियान हो। कभी कभी क्वेश्चन में इंटरपर्सनल की जगह पर टर्म डायडिक भी यूज किया जाता है, इसलिए ये याद रखने की चीज है।
इंटरपर्सनल में हमने ग्रेप वाइन भी पढ़ा था, ठीक है। हमने इनफॉर्मल में पढ़ा था ग्रेप वाइन, लेकिन इंटरपर्सनल, ग्रेप वाइन एक किस्म का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अच्छा, इसमें बताने वाली बात यह है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 3 स्टेजेस होते हैं: फैटिक स्टेज, पर्सनल स्टेज और इंटीमेट स्टेज। फैटिक स्टेज में क्या होता है कि जब हम किसी से रस्मी मुलाकात या रस्मी बात करते हैं ना, कि हम बस मिले, सलाम किया, हाय हेलो किया और निकल गए, बाज दफा खैरियत ले लिया और हो गया। बहुत से लोगों से हमारे ऐसे ताल्लुक होते हैं। तो इस स्टेज की कम्युनिकेशन को हम फैटिक स्टेज की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं ऐसे, जैसे कि हम आप हैं, या ऑफिस में कलीग्स हो सकते हैं, जो कि बहुत सारी बातें करते हैं, दिन भर की बातें करते हैं, अपने काम की बातें करते हैं, इधर उधर दुनिया की पॉलिटिक्स की बातें कर रहे होते हैं। तो वो पर्सनल स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि डिटेल्ड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। डिटेल्ड कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। इंटीमेट स्टेज में क्या होता है, जो आपके करीबी लोग हैं, बिल्कुल क्लोज पीपल्स जो होते हैं, उनसे होता है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो होता है इंटीमेट स्टेज का। जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो या आपके स्पाउस हो, तो उनसे जो आप दिल की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहना, अपने ख्वाहिशात का इजहार करना जो होता है, उस लेवल की जो बातें होती हैं वो इंटीमेट स्टेज की कहलाती हैं। तो यहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड नहीं, क्लोज पर्सन कह सकते हैं। फ्रेंड की बात कहेंगे तो बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरपर्सनल कंप्लीट। ग्रुप कम्युनिकेशन में देखते हैं। ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपल that has a common goal, that has a common goal and interact with one another to attain the goal, recognize one another's existence and see themselves as part of the group। देखिए, ग्रुप में जो है एक गोल का होना बहुत जरूरी है। चंद लोगों के जमा को ग्रुप तभी कहेंगे जब उनका एक कोई कॉमन गोल होगा, और वो उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर रहे होंगे, कुछ स्टेप्स ले रहे होंगे, और वो एक दूसरे को और खुद को जो है उस ग्रुप का हिस्सा मानते होंगे, तब जाकर के एक कुछ लोगों को हम ग्रुप तभी कह सकते हैं जब ये सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे होंगे, ठीक है। CH कूली है, इन्होंने ग्रुप को 2 किस्म में बांटा है: प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कि जिन लोगों के साथ हमारा इंटीमेट और क्लोज रिलेशनशिप होता है ना, जैसे फैमिली मेंबर, जिनसे हम रोजाना फेस टू फेस मिलते हैं, जिनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग होती है हमारी, तो और ये लॉन्ग टर्म किस्म का ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप जो होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जो वक्ती तौर पे बनता हो, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के लिए एक टीम बनाया गया हो, या ऑफिस में जो कलीग्स होते हैं उनका जो अपना ग्रुप होता है, तो वो प्रोफेशनल ग्रुप होता है। वहां पर लोगों के बीच जो है इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी, वो वक्ती तौर पर होंगे और उनको सिर्फ काम से काम मत होगा, तो वो हो जाती है सेकेंडरी ग्रुप। हाँ, ये मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। प्राइमरी ग्रुप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट, लॉन्ग टर्म एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप, ठीक है। दे शेयर वैल्यू एंड इमोशनल बॉन्ड्स एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वेरा सेकेंडरी ग्रुप जो है वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप जो है वो किसी पर्पस के तहत बनता है और उनका बस एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे होता है? एक ग्रुप लीडर होता है और सारे लोग उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और सारे लोग आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन का एक नमूना है। ग्रुप में जो लीडर होते हैं वो ग्रुप को 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, या ये कह लें कि ग्रुप लीडर का एक ग्रुप में दो तरह का रोल होता है। ठीक है, लीडर लीड द ग्रुप इन टू मैनर्स। एक है टास्क ओरिएंटेड रोल। इनका क्या काम होता है कि ग्रुप का जो मकसद है उसको पूरा करना, जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम जो है अपने प्लान करेंगे, हम अपने स्टेप्स तैयार करेंगे कि हमें ये करना है ताकि हम अपने मकसद को पूरा कर सकें। इनका बस यही काम है। ये डिस्कशन को इनिशिएट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है लेते और देते हैं, यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं। और इनका काम होता है टेस्ट ऑफ कंसेंसस, यानी कि लोगों के दरमियान जो है वो काम कैसा चल रहा है ये सब पता करना। टास्क ओरिएंटेड का काम होता है गोल को अचीव करना। दूसरा जो किस्म है वो है मेंटेनेंस रोल। इसमें क्या होता है कि ग्रुप लीडर जो होता है वो कोशिश करता है कि ग्रुप को हम बना करके रखें, जैसे कि फैमिली मेंबर्स में होता है कि जो फैमिली के हेड होते हैं उनकी कोशिश होती है कि घर के सारे फर्द जो है वो आपस में मिलजुल करके रहें। तो मेंटेनेंस रोल में है वैसे ही ग्रुप में होता है जहाँ पे लीडर चाहता है कि मेंबर सारे जो है उनका आपस में रिलेशनशिप अच्छा रहे और वो मिलजुल करके रहें, और उन सबके बीच में जो है हारमनी और पीस बना करके वो रखता है। तो वो क्या करता है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है लोगों के दरमियान ताकि रिश्ते बने रहें। वो सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है लोगों के बिहेवियर के लिए, टास्क के लिए। लीडर्स उसके अलावा डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, अथॉरिटेरियन भी हो सकते हैं और लेजिस फेयर भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकर, बेकर कहते हैं कि एक एफिशिएंट ग्रुप जो होता है उसमें 5 से 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, 5 to 7 मेंबर्स। अगर किसी ग्रुप में 5 से 7 मेंबर्स होंगे तो वो ग्रुप जो होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा और ज्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। कहने का मतलब यह है। Group communication is considered effective as it provides an opportunity for direct interaction among the members of the group, and it helps in bringing about changes in attitude and belief. ग्रुप कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है? ताकि एक ग्रुप के लोग जो हैं वो एफिशिएंटली काम कर सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे को दूसरे से मदद ले सकें, और साथ ही साथ जो है अपने और दूसरों के एटीट्यूड और बिलीफ में चेंज ला सके। ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशनशिप के बेस पर कंप्लीट, और ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। और आखिरी बचता है हमारा टाइप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन टर्म जो है वो एडवर्ड टी हॉल ने दिया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी द साइलेंट लैंग्वेज 1959 में। उसमें उन्होंने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात कही थी। कहते हैं कि कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो खुसूसियात होते हैं, उनके नॉलेज होते हैं, उसको हम कल्चर कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? लैंग्वेज आता है, उनका रिलीजन आता है, कुजीन आता है, यानी कि खाने की आदतें जो होती हैं, खाने पीने की, वो कुजीन होता है। सोशल हैबिट्स आती है, म्यूजिक एंड आर्ट्स आता है। अब इसमें जो है लैंग्वेज जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कल्चर का, क्योंकि जब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होगा तो लैंग्वेज वहां पे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। कल कल्चर जो है वो ह्यूमन क्रिएशन होता है, वो लोगों का खुद का बनाया हुआ होता है। अच्छा, ये डायनामिक होता है, इसमें मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं। कैसे आती है तब्दीली? जब दो कल्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे की वैल्यूज यानी तहजीब को, बिलीफ को और परसेप्शन या नजरिए को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि तब्दीली आती है उनमें। हम देखें, intercultural communication is the study of communication between people whose cultural perception and symbol systems are distinct enough to alter their communication. इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ये स्टडी करता है कि जब दो कल्चर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो
तो एक कल्चर का तहजीबी नजरिया और उसकी पहचान किसी दूसरे कल्चर को किस तरह से ऑल्टर या इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करती है। ठीक है ना। ये चीज, इस चीज की स्टडी होती है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में। अब जो इंटरकल्चरल इफेक्टिव पर्सन हो, या वो शख्स जो कि कल्चर को अच्छे से समझता हो या इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में अच्छा हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या स्किल्स होंगे उसके अंदर। पहला है टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युइटी। यानी कि एक इंडिविजुअल जब किसी नए कल्चर से मिलता है जो कि बिल्कुल अनफेमिलियर होता है, तो उसको एक्सेप्ट करने की और उसको उससे डील करने की जो उसकी एबिलिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, उसको कहते हैं टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युइटी। और क्या स्किल्स होते हैं उनमें? बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और गोल ओरिएंटेशन होता है, और क्या होता है कि सोशलाइज करने की कैपेसिटी जो होती है उनकी बढ़ती है। इम्पैथी और नॉन जजमेंटल पर्सपेक्टिव उनमें आता है। नॉन जजमेंटल पर्सपेक्टिव क्या हुआ? किसी को देख करके, उसको जाने बगैर जब हम उसके बारे में कोई नजरिया या कोई राय कायम कर लेते हैं तो उसको कहते हैं जज करना। तो नॉन जजमेंटल पर्सपेक्टिव यही होता है कि किसी को जाने बगैर उसके बारे में राय न कायम की जाए। और मेटा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, और ये बढ़ाता है कल्चरल सेंसिटिविटी को। कल्चरल सेंसिटिविटी हुआ दूसरों के कल्चर की रेस्पेक्ट करना। ठीक है। अब देखें, कल्चर के दो टाइप्स होते हैं, वे मैं आपको समझा देती हूँ। कल्चर का दो बेसिक टाइप होता है। एक होता है कलेक्टिविस्टिक कल्चर, कलेक्टिविस्टिक, और दूसरा होता है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। ठीक है। कलेक्टिविस्टिक कल्चर में होता क्या है कि इसमें ग्रुप को जो है ज्यादा तरजीह दी जाती है। ऐसे समझे इसको कि वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर के तौर पे आप समझते हैं, समझे इसको। जो वेस्टर्न कल्चर्स होते हैं वो ज्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। ठीक है। वेस्टर्न कल्चर जो होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, और जो ईस्टर्न कल्चर्स होते हैं, मशरिकी कल्चर जो होता है सारा, वो होता है कलेक्टिविस्टिक। हमारे यहाँ होता है ना कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती है, सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और हमारा हमेशा मकसद होता है कि एक ग्रुप को बना करके रखना। हम हमेशा फैमिली को बना करके रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ रस्म और रिवाज को अहमियत दी जाती है। इसके बरक्स इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में क्या होता है कि वहां पे इंडिविजुअल को ज्यादा तरजीह दी जाती है। एक इंडिविजुअल के क्या ओपिनियन है, क्या ख्वाहिशात हैं। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन, एक फर्द। ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जब एक बच्चा बालिग हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो वो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। अब उसके सारे फैसले उसकी जिंदगी के, उसके करियर से रिलेटेड, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड वो खुद लेता है। वो ये देखता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरी ख्वाहिश क्या है। वो ये नहीं सोचता है कि उसकी फैमिली को क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या क्या ख्वाहिश है, सोसाइटी क्या चाहती है, इसकी उसे फिक्र नहीं होती है। लेकिन कलेक्टिविस्टिक कल्चर में जो है सोसाइटी इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। हम सब जो है एक साथ मिलके काम करते हैं। हम कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा करूं तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है कि नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हमेशा हमेशा पेरेंट्स के साथ रहते हैं, शादी के बाद भी भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है ना। कलेक्टिविस्टिक कल्चर में जॉइंट फैमिली का कल्चर होता है, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक में न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर होता है। ठीक है। यहाँ पे तरजीह दी जाती है किसको? इंडिविजुअल को दी जाती है। यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर में डिपेंडेंसी होगी अपने आसपास के लोगों पर।
किस चीज की डिपेंडेंसी? डिसीजन मेकिंग की डिपेंडेंसी। हम कोई भी फैसला लेने से पहले सोचेंगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे और किसको मेरी क्या जरूरत है। जब अचीवमेंट होती है तो उसकी भी डिपेंडेंसी दूसरों पे होती है। यहाँ पे क्या होता है? कोऑपरेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ पे रस्मों रिवाज का ख्याल रखा जाता है। जबकि यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में इंडिपेंडेंसी होती है। शख्स अपना ख्याल खुद रख रहा है और उसको दूसरों की नहीं फिक्र है। यहाँ पे कोऑपरेशन एब्सेंट होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल बिलीफ ओपिनियन, इंडिविजुअल की बिलीफ और ओपिनियन मैटर करती है ज्यादा, और इसकी ख्वाहिशात ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, ये हो गया। समझ गए ना आप लोग? देखें आगे इसी चीज को हम और पढ़ेंगे। कल्चर में दूसरी चीज क्या होती है? एक होता है एथनोसेंट्रिसिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। एथनोसेंट्रिसिज्म में ये होता है कि माई कल्चर इज द बेस्ट इन एवरी वे। मेरा कल्चर सबसे बेहतर है, मैं सब में बरतर हूँ। ये होता है एथनोसेंट्रिसिज्म का थिंकिंग पैटर्न या टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग होती है। जबकि कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या होता है? इनका मानना है कि एवरी कल्चर इज इक्वली वैलिड, सब बराबर से इम्पोर्टेंट है और कोई किसी पे बरतर नहीं है और ना ही कोई किसी से कमतर है। यहाँ पे मसला क्या होता है कि एथनोसेंट्रिसिज्म में मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम खुद को बरतर मान रहे हैं, दूसरों को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जजमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक कल्चर दूसरे कल्चर को जज कर रहा होता है, जो कि कल्चरल रिलेटिविज्म में एब्सेंट होता है। ठीक है, एथनोसेंट्रिसिज्म में कंजर्वेटिव थॉट ज्यादा होते हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म में लिबरल थॉट ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो कल्चर में आती है वो है एनालिटिकल थिंकिंग एंड हॉलिस्टिक थिंकिंग। अब यहाँ पर देखेंगे आप इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक कल्चर नजर आएगा। एनालिटिकल थिंकिंग में क्या है कि इफ यू गेट गुड मार्क्स दे आर रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। अगर कोई कामयाब हो रहा है तो वो उसकी खुद की मेहनत है। यहाँ पे मोर अटेंशन इज पेड टू ऑब्जेक्ट इन फोकस। जो इंडिविजुअल है उसी पे सारा अटेंशन है, सारा फोकस उसी पे है। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखे जाते हैं। आपने मेहनत की, आपको नतीजा मिला। आपने मेहनत नहीं की, आप जो है फेल कर गए। ठीक है, जबकि हॉलिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है कि an individual parts cannot be fully understood unless they are placed within the interdependent relationships। जबकि जब तक कि आप एक इंडिविजुअल को उसके आसपास के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ उनको ना देखें, तब तक आप एक नजरिया नहीं बना सकते हैं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि if you get good marks they are result of hard work, good environment and parental support। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, उन्होंने आपको अच्छी तालीम दी है, आपके घर का माहौल अच्छा रहा होगा और साथ ही साथ आपने मेहनत भी की है। लेकिन ये सारी चीजें भी साथ में हैं आपके साथ साथ। अब देखें ईस्टर्न सोसाइटीज जो है वो मेनली होलिस्टिक थिंकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे है ना। और एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो वेस्टर्न कल्चर्स में ज्यादा होती है, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में ज्यादा होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अब देखें कल्चर का इन्फ्लुएंस जो होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी होता है। उसे हम देखेंगे इस हाई कंटेक्स्ट वर्सेस लो कंटेक्स्ट कल्चर में। ठीक है। लो कंटेक्स्ट कल्चर क्या होता है? इन लो कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन वेस्टर्न कल्चर्स मीनिंग इज क्लियर।
इट इज मेनली थ्रू एक्सप्लिसिट वर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लोग जो है अपने अल्फाज से जो बातें कह रहे हैं, सुनने वाला उसी को सिर्फ इंटरप्रेट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि उसका मूड कैसा था, उसका घर वाले कैसे हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी सुबह अच्छी हुई कि नहीं हुई। ये सब चीजें इंटरप्रिटेशन में मैटर नहीं करेंगी मैसेज के। जबकि हाई कल्चर में क्या होता है कि नॉन वर्बल क्यूज को वर्बल कंपोनेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे कि मेहराबियन ने कहा ना कि सिर्फ 7% वर्ड है और बाकी के 93% जो है वो नॉन वर्बल है। तो वैसे ही होता है हाई कंटेक्स्ट कल्चर में। यहाँ पर जो है अ, खामोशी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। देखें, इन जापानीज कल्चर कम्युनिकेशन रिलाइज हेविली ऑन सटल नॉन वर्बल क्यूज। वो नॉन वर्बल क्यूज जो जाहिर नहीं है उस पे कम्युनिकेशन रिलाई कर रहा है। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस इज ऑफन यूज टू कन्वे मीनिंग। अगर कोई खामोश है तो उसकी खामोशी के पीछे भी कुछ ना कुछ मतलब है ना। खामोशी का मतलब हाँ होना, खामोशी का मतलब ना होना होता है ना। तो ये चीजें जो है हाई कंटेक्स्ट कल्चर में होती है, जहाँ पे अल्फाज से ज्यादा कंटेक्स्ट मैटर करता है, हाई कंटेक्स्ट। उसके बरक्स जो है अमेरिकन कल्चर इज ऑफन कंसीडर्ड लो कंटेक्स्ट। यहाँ पे कम्युनिकेशन टिपिकली जो है वो डायरेक्ट होता है, ओपन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे असर्टिवनेस और क्लैरिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कम्युनिकेशन में। मैसेज आर यूजुअली कन्वेड एक्सप्लिसिटली and there is less emphasis on shared cultural context and non-verbal cues। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दो शख्स का जो है उसको नहीं ध्यान में लाया जाता है, नॉन वर्बल क्यूज को नहीं कंसीडर किया जाता है। ऐसा होता है ज्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में, जहाँ पे इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि हर इंडिविजुअल का कंटेक्स्ट दूसरे इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट से डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए वो कंटेक्स्ट को वैल्यू देते ही नहीं है। वहां पे सारा काम जो है अल्फाजों के थ्रू होता है। तो ये हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट से हमें पता चलता है कि किस तरह कल्चर जो है हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है और किस तरह इंटरप्रिटेशन में भी कल्चर मैटर करता है। ठीक है, अब देखें अगला है सेल्फ इन्हांसमेंट वर्सेस सेल्फ इफेसमेंट। अगेन, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में क्या होता है या लो कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को प्रमोट करने पे फोकस करता है, अपनी सेल्फ स्टीम और सेल्फ एफिकेसी पर फोकस करता है। उसकी क्या एबिलिटीज हैं, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, वो उसको अपने अल्फाज में बताता है। जैसे इस तरह देखें कि एक इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, और इंटरव्यूई जो है वो बिल्कुल सूट बूट पहन करके बहुत सलीके से गया है। तो अगर वो लो कंटेक्स्ट कल्चर में है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में है, तो वहां पर जो इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा और जो इंटरव्यूअर जवाब देगा, तो इंटरव्यूअर सिर्फ जवाब पर ही उसको जज करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसका रख रखाव कैसा है, उसकी तमीज कैसी है। वो इन सब चीजों को नहीं देखेगा, वो उसके जवाब पर उसको जज करेगा। लेकिन वही अगर हम कलेक्टिविस्टिक या ईस्टर्न कल्चर में जाते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक इंसान ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सब कैसा है, इससे भी हमारे यहाँ जज किया जाता है। और एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इफेसमेंट। यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म होती है। हम अपनी तारीफ खुद से नहीं करते हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे नहीं नहीं हम कहाँ अच्छे हैं, है ना। इंडिविजुअल्स हेजिटेट वाइल डिस्कसिंग देयर ओन एबिलिटीज। वो हेजिटेट करते हैं अपनी तारीफ करने में। तो आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपकी जो एबिलिटीज हैं, वो आपके नॉन वर्बल एक्टिविटीज में, आपके बॉडी लैंग्वेज में झलकती है। तो सेल्फ इफेसमेंट का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू नॉट क्या कहते हैं उसे, खुद की एबिलिटी को ज्यादा जाहिर नहीं करना और खुद को क्रिटिसाइज करना जो होता है वो होता है सेल्फ इफेसमेंट।
और सेल्फ इनहेंसमेंट में हो गया कि अपनी एबिलिटी को जाहिर कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी तो मैम, जी। लो कंटेक्स्ट में सेल्फ एनहेंसमेंट आएगा और हाई कल्चर में सेल्फ एफेसमेंट आएगा। जी। लो कंटेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, हाई कंटेक्स्ट। ठीक है। क्यों हाई कंटेक्स्ट में है सेल्फ इफेसमेंट? क्योंकि वहां पे शख्स जो है वो अपने मुंह से बातें नहीं कह रहा है, उसकी हाव भाव चाल चलन से भी पता चल रहा है लोगों को। और सेल्फ इनहेंसमेंट जो है वो लो कंटेक्स्ट में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बंदा जो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी एबिलिटी को, कम्युनिकेट कर रहा है, सामने वाला बस उतना ही जानता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है वो कपड़ों की तमीज पे, रख रखाव पे लोगों को जज करते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। जबकि लो कंटेक्स्ट जो कल्चर होता है, वहां पर लोगों को उसके कपड़े से जज नहीं किया जाता है। वो जैसा तैसा कपड़ा, वहां पे इतना होता है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वेस्टर्न कल्चर में आप ऐसे देखेंगे जहां पर फॉर्मल ड्रेस का जो है कल्चर नहीं होता है। जैसे वहाँ पे अगर रिसर्च स्टूडेंट्स हैं तो वो बिल्कुल घर के कैजुअल कपड़ों में रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है यूनिवर्सिटी में, हम लोगों को फॉर्मल कपड़े, सलीके के कपड़े पहन करके कॉलेज में जाना होता है। उसके बाद है इलेबोरेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। ये है एक कम्युनिकेशन स्टाइल। सो कहते हैं इलेबोरेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल। ये ज्यादातर होता है कहाँ? फ्रेंच में, अरब्स में, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन्स। इसमें क्या होता है कि लोग वर्बल एग्जैजरेशन करते हैं, अपनी बातों को बिल्कुल कहानी बना बना के, समझा समझा करके बताते हैं। तो ये हो गया इलेबोरेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल। और अंडरस्टेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है? ये वैसे कल्चर में होता है जहाँ पे खामोशी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ पे सेंटेंस की बीच की बात की भी मीनिंग होती है। हम कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात जो होती है, कि अगर किसी ने जो है कुछ बात कही है तो उसके पीछे छिपे हुए मकसद को भी समझो, वो ज्यादा होती है। ये कहाँ होता है ज्यादातर? ये चाइनीज कल्चर में होता है, जापानीज कल्चर में ये होता है। एग्जाम्पल में है कि व्हेन conflict arises using silence is an initial reaction allows people to calm down। यहाँ पे साइलेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है टू एग्जिबिट इमोशनल मैच्योरिटी, अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को जाहिर करने में और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है। अब देखें, ये जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में इतने सारे मसले हैं, इथनोसेंट्रिसिज्म का है, कहीं पे अंडरस्टेटेड है, कहीं पे एग्जैजरेटेड है, कहीं पे सेल्फ एनहांसमेंट की बात है, कहीं पे सेल्फ एफेसमेंट की बात है। तो ये अलग अलग कल्चर का जो अलग अलग पैटर्न है, तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ऐसे में होगा कैसे? क्योंकि कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के लिए तो ये जरूरी है ना कि दो लोगों का आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग हो, एक शख्स इस तरह से बोले कि सामने वाला उसको समझे। अब यहाँ पे कल्चर में अलग अलग तरीके हैं, तो एक शख्स कह रहा होगा कुछ और, दूसरे कल्चर का शख्स समझेगा कुछ और। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आ, हाँ, तो उसके लिए जो है सोल्यूशन है और प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो 4 बैरियर्स टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं? तो वो है इथनोसेंट्रिसिज्म, स्टीरियोटाइपिंग, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। इथनोसेंट्रिसिज्म तो ये है कि अपने कल्चर को बरतर समझना सब में। स्टीरियोटाइप क्या होता है? कि किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक कॉमन राय कायम कर लेना। जैसे कि हम कहें कि ऑल विमेन्स आर बैड ड्राइवर्स, एक ग्रुप है विमेन का, और उसको हमने, उसके बारे में हमने एक जनरलाइज्ड जो है कॉमन राय उनके बारे में बना ली है कि वो सारी की सारी जो है उनकी ड्राइविंग खराब होती है। तो ये एक स्टीरियोटाइप हो गया। अब स्टीरियोटाइप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हम किसी के बारे में अच्छी बात भी इस तरह की राय कायम कर सकते हैं कि जैसे मान लें कि कहें कि सारे मर्द जो होते हैं वो एथलेटिक होते हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप हो जाएगा।
लेकिन अगर हम ये कहें कि सारी विमेन बैड ड्राइवर होती हैं तो वो एक निगेटिव स्टीरियोटाइप हो जाएगा। तो कल्चर में इस किस्म की चीजें जो अगर हो तो वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसके बाद है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस में क्या होता है कि स्टेरियोटाइप की वजह से किसी को जज करना। अब कल को हमने कोई औरत देखी है गाड़ी चलाते हुए, तो हम कहेंगे इसने तो कहीं ना कहीं जाकर के एक्सीडेंट कर ही देना है। तो ये प्रीजुडिस होगा उसके बारे में। ठीक है, कि स्टीरियोटाइप की वजह से किसी को जज करने को प्रीजुडिस कहते हैं। उसके बाद होती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वो फर्क करना, दो लोगों के दरमियान फर्क करना कि ये अच्छे हैं वो बुरे हैं वो खराब हैं, इस तरह की चीजें करना। तो ये चार चीजें जो है ये इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में बैरियर पैदा करती हैं। अब इससे डील करने के लिए किया क्या जाए? तो नॉन डोमिनेंट ग्रुप मेंबर्स ने ऐसी तीन स्ट्रैटेजी निकाली जिससे कि वो जो चाहते हैं उसको हासिल कर सके डोमिनेंट ग्रुप से, उनका मकसद पूरा हो सके, वो दूसरे कल्चर के साथ घुल मिल सके। इसके लिए तीन तरीके हैं: असिमिलेशन, अकोमोडेशन और सेपरेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि दूसरे के कल्चरल नॉर्म को, वैल्यू को कंप्लीटली अडॉप्ट कर लेना, जैसे तुम हो वैसे हम बन जाएंगे। तो क्या करेंगे, जो नॉन डोमिनेंट ग्रुप होते हैं, यानी कि डोमिनेंट आप लोग समझ रहे हैं ना क्या होता? डोमिनेंट रुआब होता जो, दिलाना, रुआब हाँ दिलाना। हाँ, या गालिब होना। कोई एक है जो गालिब है किसी दूसरे पर, तो जिस पर गालिब है वो नॉन डोमिनेंट हुआ और जो गालिब है वो डोमिनेंट हुआ। ठीक है। बर्तर और कमतर की बात थी ना, जो इतने, क्या कहते हैं इसे, एथनोसेंट्रिज्म में कह रहे थे कि हम बर्तर हैं। तो वो जो बर्तर खुद को समझ रहे हैं वो डोमिनेंट होंगे और जिसको कमतर समझ रहे हैं वो नॉन डोमिनेंट होंगे। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो नॉन डोमिनेंट ग्रुप होता है वो डोमिनेंट ग्रुप के सारे कल्चरल नॉर्म को, उनके जो तौर तरीके तहजीब होती हैं उन सबको अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। किस लिए? ताकि उनके साथ फिट इन हो सके, उनमें घुल मिल सके, उनका एक्सेप्टेंस पा सके। ठीक है। उसके बाद होती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है कि अपने बिहेवियर को, अपने कल्चरल नॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे। सामने वाला यानी कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है, हम उस एक्सपेक्टेशन के एतबार से खुद को तब्दील कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और होती है कि जो नॉन डोमिनेंट ग्रुप होता है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है। हम जो है हम वही रहेंगे, हम बिल्कुल मुकम्मल तरीके से तुम्हारे जैसे नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा तुमको अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी आप वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर को अगर कंपेयर कर लें, तो मान लें कि कोई ईस्टर्न कल्चर ये कहे कि ये करे कि वो मुकम्मल तरीके से जो है वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल ही अडॉप्ट कर ले, वो वैसा ही बन जाए जैसे वेस्टर्न कल्चर में लोग होते हैं, तो वो असिमिलेशन होगा। और अगर कोई ऐसा हो कि जो डिमांड है वेस्टर्न कल्चर की, जो लिबरल ख्यालात वाली डिमांड है, अगर वो सिर्फ उसको कबूल करे और साथ ही साथ जो है उसकी वैल्यू जो है उसको भी प्रिजर्व रखे, उसको भी बना करके रखे, तो वो अकोमोडेशन होगा। आखिरी है सेपरेशन, जिसमें क्या होता है कि आप एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, कहते हैं कि भाई आप अपने दायरे में रहें और हम अपने दायरे में रहेंगे, हमारा आपसे कोई वाबस्ता नहीं है। वो वहां पे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया जाता है, वो अलग हो जाते हैं। ऐसे में दो कल्चर के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन फिर नहीं होता है। अब देखें, आखिर में है कि 5 ways टू इम्प्रूव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। पहला है पे अटेंशन टू योर ओन वर्ड्स एंड एक्शन। आप पहले खुद ही अपने अल्फाज और एक्शन पर ध्यान दें। दूसरा है कंट्रोल योर अजम्पशंस, यानी कि दूसरे को जाने बगैर जो है उसके बारे में कोई राय कायम ना करें। इंगेज इन ट्रांसपेक्शन, विच इज द प्रोसेस ऑफ एम्पथाइजिंग अक्रॉस कल्चर। दूसरे कल्चर से जो है वो हमदर्दी रखें, उसके बारे में जो है नर्म दिल रखें, नर्म ख्याल रखें अपना। गेन नॉलेज एंड गेन एक्सपीरियंस, यानी कि दूसरे कल्चर्स के बारे में नॉलेज गेन करें, उसको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें और उसे इंटरेक्ट करके जो है समझने की कोशिश करें कि वो है कैसे दरअसल में। तो ये एक्सपीरियंस गेन करना हुआ।
आखिर में है कि इंटरनेट ऑफर्स अ व्हीकल फॉर कॉमन सर्चिंग कॉमन वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग अप्रोचेस, मैनेजिंग अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। आजकल इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू जो है हम हर कल्चर को, मुख्तलिफ कल्चर को जो है अप्रोच कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर पूरी तरह से मुकम्मल हो गया है। टाइप्स ऑफ कल्चर में हमारा, सॉरी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें सारे डिवीजन थे और ग्रुप कम्युनिकेशन था और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन था। इसके अलावा आपके फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी इसमें अगर मसला होगा तो आप ग्रुप में बिल्कुल पूछें और अपने डाउट्स को लिख करके आप हाँ, आप कॉपी में लिख करके फोटो भी भेज सकते हैं और ग्रुप में आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कहीं पे डाउट हो तो प्लीज पूछ लें, ताकि किसी चीज की कमी ना रह जाए। पता चला मैंने सारी चीज पढ़ा दी और आपको कुछ नहीं समझ में आई। ठीक है, चलिए। किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ कहना है? ओके, नहीं कहना है किसी को कुछ? जी। नो मैम, अब टाइम भी ज्यादा हो गया है। जी, अब वक्त बहुत हो गया। कल ही करेंगे आप जी डिस्कस। जी, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।